हेलो एवरीवन। एसएसए कल्याण समिति चंपावत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एएनटीटी का जो 2 साल का कोर्स चल रहा था उसकी क्लास चल रही है हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आज का जो टॉपिक रहेगा वो है अधिगम। ठीक है, तो आज हम अधिगम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अधिगम की संपूर्ण जानकारी आज हम इस टॉपिक के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अधिगम क्या है। ठीक है, तो अधिगम यानी लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अनुभव, अभ्यासों और शिक्षण के द्वारा नए ज्ञान, कौशल, व्यवहार या दृष्टिकोण अर्जित करता है। ठीक है, अधिगम वह प्रक्रिया है यानी लर्निंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या कर रहा है, विभिन्न अनुभवों को, विभिन्न अभ्यासों को, ठीक है, और शिक्षण के द्वारा नए ज्ञान को और नए कौशल को, नए व्यवहार को और नए दृष्टिकोण को क्या कर रहा है, अर्जित कर रहा है। ये एक सतत, सक्रिय और लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया है जो अनुभव के परिणाम स्वरूप होती है और व्यवहार में परिवर्तन लाती है। ठीक है, यानी छात्र या शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाती है अधिगम। ठीक है, तो आप विभिन्न परिभाषाएं देखते हैं अलग अलग विद्वानों द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले क्रो एंड क्रो के अनुसार अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहार में वृद्धि या संशोधन होता है। ठीक है, व्यवहार में क्या होगा, सकारात्मक वृद्धि होगी या संशोधन या उसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो ने अधिगम के बारे में ये परिभाषा दी। ठीक है, इसके बाद गेट्स के अनुसार अधिगम का अर्थ है किसी कार्य को करने की क्षमता में परिवर्तन। ठीक है, यानी किसी भी कार्य को करने की क्षमता में परिवर्तन। ठीक है, उस कार्य को हम अधिक कुशलता से करेंगे, उस कार्य में हम जो है कम समय लेंगे। ठीक है, तो यानी कार्य करने की क्षमता में हमारा परिवर्तन होगा। इसके बाद स्किनर महोदय के अनुसार अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव प्रतिक्रिया करना सीखता है। ठीक है, यानी अधिगम वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या है, एक जीव प्रतिक्रिया करना सीखता है, यानी रिस्पॉन्स करना सीखता है। ठीक है, विभिन्न परिस्थितियों में। ठीक है, तो ये स्किनर के अनुसार अधिगम। ठीक है, तो अधिगम के बारे में हमने देख लिया। अब देखते हैं कि अधिगम की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो अधिगम की प्रकृति को हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। सबसे पहले अधिगम एक प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम यानी सीखना। ठीक है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, तो अधिगम यानी सीखना एक प्रक्रिया है। यह अचानक नहीं होता बल्कि समय के साथ विकसित होता रहता है। ठीक है, समय के साथ क्या होता है, व्यक्ति जो है नई नई चीजों को सीखता है। ठीक है, तो अधिगम क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें निरंतर अभ्यास और अनुभव की आवश्यकता होती है। ठीक है, हम अधिगम के द्वारा नई व्यवहार को सीख रहे हैं, लेकिन उसमें निरंतर अभ्यास और अनुभव की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिससे कि हम सीखी हुई चीजों को लंबे समय तक याद रखते हैं और हमारे व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसके बाद दूसरा है अनुभव, जो है अनुभव पर आधारित होता है। जो अधिगम है, जो सीखने की प्रक्रिया है, वो किस पे आधारित होता है, अधिगम पर। ठीक है, ये इसका जो है प्रकृति देख रहे हैं हम अधिगम की, तो अनुभव पर आधारित होता है अधिगम। ठीक है, अधिगम अनुभवों और वातावरण से जुड़ा होता है। ठीक है, विभिन्न अनुभवों के माध्यम से, अनुभव अगर प्रभावी होगा तो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो स्थायी होगा। ठीक है, और इसके अलावा वातावरण से जुड़ा होता है। हमारे आसपास का वातावरण जैसा होगा वैसी चीजों का हम अधिगम करेंगे, वैसी चीजों को हम सीखेंगे। ठीक है, व्यक्ति जो चीज देखता है, सुनता है, महसूस करता है, वही चीजें क्या करता है, वो सीखता है। ठीक है, तो अधिगम जो है अनुभव पर आधारित होता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं, व्यवहार में परिवर्तन लाता है अधिगम। ठीक है, अधिगम के परिणाम स्वरूप क्या होता है, व्यक्ति के सोचने, समझने और कार्य करने के ढंग में परिवर्तन आता है। अधिगम से क्या होता है, व्यक्ति नई चीजों को सीखता है, जिससे क्या होगा, व्यक्ति के सोचना जो है, उसकी सोच जो है वो चेंज होगी, उसमें बदलाव आएगा। ठीक है, उसके जो है चीजों को समझना,
उसका दृष्टिकोण में बदलाव आएगा और इसके अलावा किसी कार्य को करने के ढंग में भी परिवर्तन आएगा, क्योंकि उसने जो है नए ज्ञान को प्राप्त किया है अधिगम द्वारा। ठीक है, इसके अलावा उपदेश पूर्ण होता है अधिगम। ठीक है, अधिगम जो है, अधिगम प्रक्रिया उपदेश पूर्ण होता है। यह किसी उद्देश्य या लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में होता है। ठीक है, अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया को क्या होती है, एक हमारा उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है शिक्षार्थी का। ठीक है, अब वो हो सकता है परीक्षा पास करना या फिर कोई कौशल सीखना। ठीक है, यानी हम जो है अधिगम कर रहे हैं तो एक उद्देश्य होगा, उसका एक लक्ष्य होगा, या किसी परीक्षा को पास करना होगा हमको, या फिर जो है कोई कौशल हमको सीखना होगा। ठीक है, तो ये जो है अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। इसके बाद यह सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, तो विद्यार्थी स्वयं सक्रिय रूप से ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है, जो व्यक्ति सीख रहा है, जो अधिगम कर रहा है, वो क्या करता है, सक्रिय रहता है और ज्ञान ग्रहण करता है। केवल सुनना और देखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वो सक्रिय रहता है, उसकी जो है सभी ज्ञान इंद्रियां क्या रहती हैं, एक्टिव रहती है। ठीक है, इसके बाद प्रेरणा आवश्यक है। छठा है प्रेरणा आवश्यक है, यानी मोटिवेशन। ठीक है, तो अधिगम के लिए आंतरिक और बाहरी प्रेरणा का होना क्या है, बहुत आवश्यक है। ठीक है, शिक्षार्थी के लिए वो बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से प्रेरित होगा तो वो चीज़ों को जल्दी सीखेगा। ठीक है, बिना प्रेरणा के सीखना सीमित होता है। अगर बच्चे की उसमें रुचि नहीं होगी, वो प्रेरित नहीं होगा, तो वो चीज़ों को नहीं सीखेगा या बहुत समय लेके चीज़ों को सीखेगा और अच्छे तरीके से फिर भी नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि वो आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से प्रेरित नहीं है। ठीक है, तो हमको शिक्षार्थी को आंतरिक और बाहरी रूप से भी प्रेरित रखना चाहिए। इसके बाद है अगला, व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है। ठीक है, हर व्यक्ति का अधिगम गति, शैली और क्षमता में भिन्नता होती है। हम कई बार अपनी क्लास में बात कर चुके हैं कि हर क्लास में हर व्यक्ति जो है, हर छात्र जो है अलग होता है, सभी की क्षमताएं अलग होती हैं, सभी की योग्यताएं, सभी की रुचि अलग होती है। तो हर व्यक्ति की अधिगम यानी सीखने की गति अलग होगी। ठीक है, कोई बच्चा जो है बहुत तेजी से सीखेगा। ठीक है, यानी वो प्रतिभावान बच्चा है, प्रतिभावान बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा। मंद बुद्धि बालक बहुत देर में सीखेगा। ठीक है, पिछड़ा हुआ बालक को भी अन्य समस्याएं आएंगी। ठीक है, इसके अलावा सभी की अलग अलग शैली होगी सीखने की, सभी अलग अलग विधियों के माध्यम से सीखेंगे। कोई जो है खेल विधि के माध्यम से सीखना पसंद करेगा, कोई जो है विभिन्न एक्टिविटीज के माध्यम से सीखेगा। ठीक है, इसके अलावा सभी की क्षमताएं भी भिन्न भिन्न होती है, सभी की क्षमताएं क्लास में सभी बच्चों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता को दर्शाता है अधिगम। इसके बाद अगला है सामाजिक प्रक्रिया भी है, यानी अधिगम क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। हम बहुत कुछ दूसरों से बातचीत करके यानी वार्तालाप करके सीखते हैं, उनका अनुकरण करके सीखते हैं, उनके सहयोग आदि के माध्यम से क्या करते हैं, विभिन्न ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, समाज के अंदर हम कई चीज़ों को सीखते हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर कर। ठीक है, दूसरे का अनुकरण करके, इसके अलावा दूसरे का सहयोग प्राप्त करके हम चीज़ों को सीखते हैं। तो अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। इसके बाद स्थायी परिवर्तन लाने की क्षमता है अधिगम में। ठीक है, यानी हम चीज़ों को सीख रहे हैं तो क्या आ सकता है इसमें, हम पे व्यक्ति में जो है स्थायी परिवर्तन आ सकता है। ठीक है, अधिगम से जो परिवर्तन होता है वो लंबे समय तक रहता है। ठीक है, लंबे समय तक रहता है। उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, कोई बच्चा आग को छूकर जलने का अनुभव करता है और भविष्य में आग से जो है बचना सीख जाता है। ठीक है, कोई बच्चा है जिसने कभी आग का अनुभव नहीं किया है, लेकिन जब उसको आग छूकर जो है उसको जलने का अनुभव होता है तो उसके बाद वो भविष्य में आग से बचना सीख जाता है। उसको पता है कि ये चीज़ें जो है मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो यही अधिगम है। ठीक है, हम अनुभव कर रहे हैं विभिन्न चीज़ों का और उसको सीख रहे हैं। इसके बाद अगला है, एक विद्यार्थी गणित का सूत्र बार बार अभ्यास कर याद कर लेता है। ठीक है, तो ये भी अधिगम है। ठीक है, तो ये दो उदाहरण थे। तो अधिगम एक जटिल बहुआयामी सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, तो अधिगम एक जटिल बहुआयामी प्रक्रिया है जो जीवन के हर चरण में होती है, यानी जो है जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति
जो है अधिगम यानी नई नई चीज़ों को सीखता रहता है। ये केवल विद्यालय में ही नहीं बल्कि घर में, समाज में, अनुभव और पर्यावरण से होता है। ठीक है, तो बच्चा जो है या व्यक्ति जो है केवल विद्यालय में नहीं सीखता, वो कुछ ज्ञान अपने घर में सीखता है, इसके अलावा अपने दोस्तों से सीखता है। ठीक है, जो भी व्यक्ति उसको कुछ सिखा रहा है वहाँ वो अधिगम कर रहा है, और जिस व्यक्ति से वो सीख रहा है वो शिक्षण करा रहा है, वो उसका टीचर है। ठीक है, इसके अलावा इसकी प्रकृति सतत होती है, उपदेशीपूर्ण होती है और अनुभवजन्य होती है। ठीक है, और क्या होती है, परिवर्तनकारी होती है, क्योंकि जो है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका निष्कर्ष था। अब देखते हैं अधिगम सिद्धांतों की धारणा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, तो इसको देखते हैं, अधिगम सिद्धांतों की अवधारणा क्या है। ठीक है, तो अधिगम सिद्धांत वे व्यवस्थित सिद्धांत या नियम है जो यह समझाने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार सीखता है, नया ज्ञान कैसे ग्रहण करता है। ठीक है, उसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन आता है, और जो है विभिन्न अनुभवों को वो कैसे समझता है, विभिन्न अनुभवों की जो है उसमें कैसे समझ विकसित होती है। ठीक है, तो ये हम अधिगम सिद्धांतों के माध्यम से समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो है किस प्रकार सीखता है, नया ज्ञान कैसे ग्रहण करता है और उसके व्यवहार में कैसे परिवर्तन आता है। ये विभिन्न सिद्धांतों के माध्यम से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो अधिगम सिद्धांतों की अवधारणा को विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से समझते हैं। अधिगम सिद्धांतों से क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया को समझते हैं हम। ठीक है, यानी जो सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है, कौन सी आयु वर्ग का बच्चा कैसे सीखता है। ठीक है, कि मानसिक विकास के आधार पर बच्चा कैसे सीखता है। ठीक है, तो सीखने की प्रक्रिया को हम जो है अधिगम सिद्धांतों के माध्यम से समझते हैं। अधिगम सिद्धांत ये बताते हैं कि व्यक्ति कब, कैसे और क्यों सीखता है। ये सिद्धांत अधिगम को एक जटिल प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा है व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, अधिगम केवल जो है जानकारी का ग्रहण नहीं करता बल्कि वह व्यवहार, दृष्टिकोण और सोच में भी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसके बाद अधिगम सिद्धांतों से हम अनुभव और पर्यावरण की भूमिका को समझ सकते हैं कि अधिगम में बाहरी परिवेश जैसे शिक्षा, कक्षा और सामाजिक वातावरण, ठीक है, और अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाहरी परिवेश की और अनुभव की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो अधिगम सिद्धांतों से ये जानकारी हमको पता चलती है। इसके बाद प्रेरणा और प्रतिक्रिया के बारे में हमको जो है अधिगम सिद्धांत से हम इनको समझ पाते हैं। अधिगम सिद्धांत में ये समझाया जाता है कि प्रेरणा यानी मोटिवेशन और प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हम बच्चों को जो है प्रेरित करते हैं और इसके रिस्पॉन्स में वो जो व्यवहार करते हैं वो अधिगम क्रिया में सहायक होता है। ठीक है, तो प्रेरणा और प्रतिक्रिया की क्रिया को हम अधिगम सिद्धांतों के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, अब सिद्धांतों का वर्गीकरण हम कैसे कर सकते हैं, तो सिद्धांतों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, जो 3 भाग थे, सबसे पहले व्यवहारवादी सिद्धांत, ठीक है, जिसके बारे में स्किनर और थॉर्नडाइक ने बात की थी और उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। ठीक है, इसके बाद संज्ञानात्मक सिद्धांत था जिसमें पियाजे और ब्रूनर ने जो है अपने विचार दिए थे। इसके बाद रचनात्मक सिद्धांत जिसमें वाइगॉस्की ने अपना सिद्धांत दिया था। ठीक है, जब एक बच्चा जलती हुई मोमबत्ती को, उसके उदाहरण देखते हैं कि जब एक बच्चा जो है जलती हुई मोमबत्ती को छूकर जलता है और अगली बार नहीं छूता, तो ये व्यवहारवादी अधिगम है। ठीक है, ये व्यवहारवादी अधिगम है। ठीक है, जो ऊपर हमने बात की थी। इसके बाद संज्ञानात्मक अधिगम का उदाहरण, जब कोई छात्र पूर्व ज्ञान को जो है जोड़कर नई जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान से जो है अपने नवीन ज्ञान को जोड़ता है, ये संज्ञानात्मक अधिगम का उदाहरण है। इसके बाद रचनावादी अधिगम में क्या होता है, जब बच्चे सहयोग से, संवाद से और स्वयं अन्वेषण करके सीखते हैं। ठीक है, वो किसी की सहयोग से, किसी से संवाद करके या स्वयं प्रयास कर चीज़ों को सीखते हैं, तो ये रचनावादी अधिगम है, जिसके बारे में बात की थी किसने, वाइगॉस्की ने। ठीक है, तो अधिगम सिद्धांतों की धारणा ये समझाने में सहायक है कि व्यक्ति कैसे, क्यों और किन परिस्थितियों में प्रभावी रूप से सीखता है। ये सिद्धांत शिक्षा प्रणाली
पाठ योजना और शिक्षण विधियों के निर्माण में मार्गदर्शन करता है। ठीक है, तो अधिगम सिद्धांतों की धारणा यह समझाने में सहायता करती है कि व्यक्ति कैसे, क्यों और किन परिस्थितियों में जो है प्रभावी रूप से सीखता है। ये सिद्धांत शिक्षा प्रणाली और पाठ योजना और शिक्षण विधियों के निर्माण में क्या करती है, मार्गदर्शन करती है। विभिन्न जो शिक्षण विधियां बनी है वो इन्हीं के मार्गदर्शन में बनी है। ठीक है, अब इसके अलावा अन्य सिद्धांत देखते हैं अधिगम के। ठीक है, अधिगम, जैसा कि हमने देखा कि अधिगम वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अनुभव, अभ्यास और अध्ययन से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आता है। ठीक है, जो अपेक्षित सकारात्मक परिवर्तन है वो आता है किससे, जो है अनुभव के माध्यम से, अभ्यास और अध्ययन के माध्यम से। ठीक है, व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन आता है। शिक्षा मनोविज्ञान में विभिन्न अधिगम सिद्धांतों ने यह समझने में सहायता की है कि व्यक्ति कैसे सीखते हैं। ठीक है, आप देखो नीचे कुछ प्रमुख सिद्धांत दे रखे हैं जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो है कैसे सीखते हैं। ठीक है, और किन परिस्थितियों में सीखते हैं। ठीक है, तो विभिन्न सिद्धांत इस बारे में जो है बताते हैं। ठीक है, तो पहला है संप्रेषक अनुक्रिया सिद्धांत जो पावलोव ने दिया था। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें क्या हो रहा था, इस विचार में अधिगम उद्दीपन अनुक्रिया यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच संबंध से होता है। ठीक है, उदाहरण, यदि घंटी बजने पर बार बार भोजन दिया जाए तो कुछ समय बाद केवल घंटी की आवाज़ से ही लाल स्रावित हो जाता है। ठीक है, तो पावलोव की थ्योरी थी। पावलोव ने क्या कहा था, पावलोव ने एक जो है चिंपैंजी पे प्रयोग किया था या फिर एक बंदर पे प्रयोग किया था। इसमें क्या किया था, उसने जो है घंटी बजाता था। इस बारे में हमने लाइव क्लास में बात की थी। पावलोव क्या करता था, पहले जो है एक बंदर को उसने पिंजरे में बंद किया था। ठीक है, फिर क्या कर रहा था, वो घंटी बजा रहा था, उसके बाद उसको भोजन दे रहा था। ये प्रक्रिया उसने कई बार की, बार बार की। एक समय ऐसा आया कि जब घंटी बज रही थी और बंदर जो है भोजन के लिए तैयार हो जा रहा था, यानी उसके मुंह में पानी आ जा रहा था। ठीक है, तो उसने भोजन को उस घंटी के साथ क्या कर लिया, जोड़ के देख लिया। ठीक है, तो इसको ही स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, एक स्टिमुलस यानी एक हम उसको लालच दे रहे हैं और उसके लिए वो रिस्पॉन्स कर रहा है और वो चीज़ों को सीख रहा है उसी से। ठीक है, तो संप्रेषण अनुक्रिया सिद्धांत में ये चीज़ें थी। ठीक है, तो इसके बारे में हमने क्लास में बात की थी। ठीक है, आप लोगों को याद होगा। अगला है प्रचालन अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है, प्रचालन अनुक्रिया सिद्धांत स्किनर ने दी थी। ठीक है, इस बारे में भी हमने देखा था कि अधिगम जो है प्रोत्साहन और दंड के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस थ्योरी के अनुसार स्किनर कह रहे हैं कि जो है अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया प्रोत्साहन या फिर दंड के माध्यम से होती है। ठीक है, उदाहरण, किसी बच्चे को होमवर्क पूरा करने पर इनाम देना जिससे वह अगली बार होमवर्क करके लाता है। ठीक है, यानी उसको पहले या तो पुरस्कृत किया जाए या दंड दिया जाए, जिससे जो है अधिगम प्रक्रिया होती है। तो ये स्किनर की थ्योरी थी। इसके बाद अगला अधिगम सिद्धांत है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ठीक है, जिसको कोहलर ने दिया था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, अधिगम जो है अचानक होता है। ये कह रहे हैं कि अधिगम अचानक होता है जब समस्या की संपूर्ण स्थिति को समझा जाता है। ठीक है, उदाहरण, एक बंदर ने डंडे का प्रयोग कर केले को उतार लिया। ये समझ के साथ कि जो डंडा एक साधन है। ठीक है, तो इस बारे में भी हमने बात की थी कि जो है पिंजरे में बंदर बंद था और बाहर केले रखे थे, लेकिन उसका हाथ वहां नहीं पहुंच रहा था, लेकिन उसके पास एक डंडा रखा था। उसने धीरे धीरे क्या किया, उसको भूख लगी तो उसने अनेक प्रयास किए और एक प्रयास में उन्हें डंडे के सहायता से केले को अपनी ओर ले लिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा था, जो उसको समस्या आ रही थी तो उसके हल के लिए वो कार्य कर रहा था। तो वो कोहलर का सिद्धांत था। ठीक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, उसको पहले कोई ज्ञान नहीं था कि जो है डंडे की सहायता से, उसको पूर्व अनुभव नहीं था कि मैं डंडे की सहायता से केले को अपनी ओर ले सकता हूँ, लेकिन उसने जो है अपनी अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया और जो है केले को अपनी ओर डंडे की हेल्प से ले लिया, यानी समस्या आने पर उसने प्रतिक्रिया की। ठीक है, तो ये कोहलर का सिद्धांत था, इसके माध्यम से उसने चीजों को सीखा। ठीक है, अगला है प्रयोग और त्रुटि सिद्धांत। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है,
जो थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। तो अधिगम अनेक प्रयासों और त्रुटियों के माध्यम से होता है, ठीक है। तो इस थ्योरी के अनुसार हम अनेक प्रयास करते हैं और अनेक गलतियां करते हैं, ठीक है। कई बार प्रयास करते हैं, कई बार गलती करते हैं और सफल प्रयास को याद रखते हैं। उसमें से एक प्रयास क्या होता है, गलती से जो है सफल हो जाता है, तो उस प्रयास को हम याद रखते हैं। तो यही अधिगम है, ठीक है। तो यही अधिगम है थॉर्नडाइक के अनुसार। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि बिल्ली बार बार प्रयास करके पिंजरे से बाहर निकालने का तरीका सीखती है, ठीक है। तो उन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था, ठीक है, जिसके बारे में हमने क्लास में बात की थी। क्या हो रहा था कि बिल्ली को ये पता चल गया कि ये बटन दबा के जो है पिंजरे का गेट खुल जाएगा, ये लीवर दबा के जो है गेट खुल जाएगा, ठीक है। ये हमने क्लास में इस बारे में बात की थी, ठीक है। तो बार बार जो है प्रयास करके सीख गया था कि ये बटन दबा के जो है ये गेट खुल जाएगा और वो बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये थॉर्नडाइक की थ्योरी थी अधिगम के लिए। अब देखते हैं संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। जीन पियाजे का था संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। जीन पियाजे ने यह सिद्धांत दिया जिसमें अधिगम मानसिक क्रियाओं जैसे ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान और समझ के माध्यम से होता है, ठीक है। ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान की जो शक्ति है, जो हमारी समझ की शक्ति है, उसके माध्यम से हम चीज़ों को सीखते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा नई जानकारी को पहले से सीखी गई जानकारी से जोड़कर क्या करता है, अधिगम करता है, ठीक है। नई जानकारी प्राप्त हुई हमको, हम उसको पूर्व जानकारी के साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। हमारे पास बच्चे के पास कोई पहला खिलौना था, उसके पास कार थी। जब उसने बड़ा हुआ और उसने रियल में कार देखी, तो उस कार को उसने अपनी जो है खिलौने वाली कार से जोड़कर उसकी जानकारी इकट्ठा कर ली, ठीक है। तो यही है, यानी हम क्या कर रहे हैं, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार दिया था। इन्होंने कहा कि अधिगम दूसरों के व्यवहार को देखकर उनका अनुकरण करके जो है होता है, यानी अधिगम हम दूसरों के व्यवहार को देख रहे हैं और उसका अनुकरण कर रहे हैं, इसके माध्यम से अधिगम होता है। बच्चा अपने माता पिता को देखकर अच्छे और बुरे व्यवहार को सीखता है, ठीक है। इस थ्योरी के अनुसार हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों को देखते हैं और उनका अनुकरण करके नई चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है निर्माणवादी जो है अधिगम सिद्धांत, जो जॉन ड्यूवी, पियाजे और वाइगोस्की ने दिया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा था, निर्माणवादी अधिगम सिद्धांत प्रमुख विचार इसमें ये विचार ये था कि अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम की प्रक्रिया यानी सीखने की प्रक्रिया सक्रिय प्रक्रिया है, जिसमें सीखने वाला स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। यानी जो सीख रहा है, जो व्यक्ति सीख रहा है, जो शिक्षार्थी है, वही ज्ञान का निर्माण करता है। उदाहरण में प्रोजेक्ट आधारित अधिगम जहां विद्यार्थी स्वयं खोज करते हैं और अनुभव से सीखते हैं, ठीक है। जो विभिन्न प्रोजेक्ट आपको दिए जाते हैं उसमें क्या होता है, आप स्वयं प्रयास करते हो, स्वयं चीज़ों को खोजते हो और स्वयं चीज़ों को अनुभव करते हो। इसके माध्यम से आप चीज़ों को क्या करते हो, सीखते हो, ठीक है। तो ये अधिगम के बारे में संपूर्ण जानकारी हो गई, ठीक है। तो हमने अधिगम के बारे में देखा आज, ठीक है। अधिगम क्या होता है, अधिगम की परिभाषाएं और अधिगम के सिद्धांत क्या है और उनकी धारणा क्या है, ये सिद्धांत हमको कहाँ हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आज की क्लास में हमने देख ली, ठीक है। तो आज इतना ही था। थैंक यू।